हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जितना भी कहूँ कमी है, क्योंकि कौन से क्वेश्चन कब इंपॉर्टेंट हो जाए कोई नहीं जानते, इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उसको ध्यान से समझना है और उसको नोट डाउन करते चलना है। आपको सच बताऊँ तो जो बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ है अभी 3 दिन पहले, तो यहाँ मेरे 2 महीने के लेक्चर में जो मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा जीएस बताती रहती हूँ, बीच बीच में क्वेश्चंस को और भी एक्स्ट्रा डिस्कस करती हूँ विद करंट अफेयर्स, सबको मिला करके मैं बोल रही हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो जब 2 महीने के लेक्चर में ये है तो आप सोच लीजिए कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, अगर आप कंटिन्यूटी बना करके इसको देखते हैं तो कितना बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लीजिए, सबको ध्यान से पढ़िए और उसको नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। इसीलिए मैं बार बार रिवीजन भी कराती रहती हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि डेली मैं बोलती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आज भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी पीडीएफ आपको, ये जो इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती है, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, तो जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग की जल्दी से ही सारी मुरादें पूरी हों। चलिए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे सेबी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना स्टार बनाना हो बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है, ये है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, माधवीपुरी बुच। क्या नाम है इनका, माधवीपुरी बुच। ये सेबी की जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने इन्हें नियुक्त किया है, वित्त मंत्रालय ने इन्हें नियुक्त किया है, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। इसको एकदम जितना स्टार बना सकते हैं बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करिएगा। और इन्हें जो नियुक्त किया गया है कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इनको नियुक्त किया गया है, तो इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले जो थे उनका नाम था अजय त्यागी। अजय त्यागी, तो अजय त्यागी के जगह पर, के स्थान पर ये माधवीपुरी बुच नियुक्त हुई हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अजय त्यागी जी का भी कार्यकाल क्या हुआ है, 28 फरवरी यानी कि कल समाप्त हो गया है और अब ये उनकी जगह पर ये उनका स्थान ग्रहण करेंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें सेबी की, बात करें, अगर सेबी पॉइंट आया तो सेबी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं सेबी है क्या। सेबी, एक मिनट, सेबी कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। इसका जो अगर बोले इसका नाम, तो भारतीय प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। और ये एक कैसी संस्था है, एक वैधानिक संस्था है, एक वैधानिक संस्था है। ये भी क्लियर हो गया होगा। ये क्या करती है, जो पूंजी बाजार का कामकाज है वो उसको रेगुलेट करती है। क्लियर, जो क्या कहा मैंने कि जो पूंजी बाजार है, भारतीय पूंजी बाजार का जो कामकाज है, जो कार्य है, उसी को ये क्या करती है, नियमित करती है। और साथ ही साथ जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स के लेन देन होते हैं और म्यूचुअल फंड होता है, उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है सेबी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए तो सेबी की जो स्थापना हुई थी, स्थापना की बात की जाए इसकी, तो ये हुई थी 19, ये पूछ भी चुका हुआ है अभी, शायद टेट या पेट के एग्जाम में कहीं आया था ये क्वेश्चन, किसकी स्थापना कब हुई थी। तो 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो है एक अध्यादेश के माध्यम से क्या होता है, सेबी एक्ट, एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी एक्ट 1992 के तहत क्या होता है, 30 जनवरी 1992 को इसको क्या किया जाता है, वैधानिक मान्यता
प्राप्त हो जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसके और भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि न्यू दिल्ली, कैलकाटा, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद, हैदराबाद, शिमला, जयपुर, लखनऊ। तो ये सब यहाँ के मतलब इसके क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ पर हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कई बार मतलब जितना लेक्चर होगा, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं वहाँ हमेशा बोलती हूँ कि ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन है, ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन बनाई गई थी। तो ये कौन है, ONGC अलका मित्तल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अपना ध्यान रखें, हमेशा रिविजन हम इसका करा देते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और बात करें, जब सेबी से रिलेटेड बात करें तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एशिया का जो सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना, अगर पूछे एशिया का सबसे पुराना जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट, वो कौन सा है, तो BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स जारी करती है वो कौन सा है, सेंसेक्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, यानी कहाँ खोला जा रहा है। तो ये कहाँ खोला जाएगा, दिल्ली में खोला जाएगा। तो जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, जिसका क्या नाम है, मनीष सिसोदिया, उन्होंने ही ये अनाउंस किया है कि वहाँ पर क्या किया जाएगा, खोला जाएगा दिल्ली में ही। तो इससे क्या होगा, जो मतलब ई कचरा जो ये ई कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे निपटने के लिए ये क्या किया जाएगा, ये पहला जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क है वो स्थापित किया जाएगा इससे निपटने के लिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो कचरा है उसका निराकरण हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा, एंड देन उसका रीयूज़ हो जाएगा, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसे टोटल जो है 20 एकड़ ज़मीन पर बनाया जा रहा है, 20 एकड़ ज़मीन पर इसे बनाया जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि अगर हम जो डेटा निकल करके आया है उसकी बात करें, तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो दिल्ली में हर साल दिल्ली की बात हो रही है, 2 लाख टन ई कचरा जो है वो पैदा होता है। और इसे मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसको क्या किया जाता है, इसको हैंडल नहीं किया जा पा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो रिसाइकलर्स हैं उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है, रिसाइकलिंग की जाती है। और इससे और जब रिसाइकलिंग की जाती है तो इससे क्या होता है कि आग लगने जैसी कई जानलेवा घटनाएं भी हो जाती हैं। जो क्या होता है, जो दिल्ली के वहाँ के निवासी हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, तो उनके हेल्थ को भी वो क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये सारे यहाँ पे चैलेंजेस हैं। अगर बात करें कि इको पार्क जैसे कि यहाँ लिखा है कि इको पार्क, तो इको पार्क ये है क्या, इससे क्या बेनिफिट। ये जो ई कचरा है वो ई कचरा इको पार्क में बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, ये सब, इन सभी के लिए क्या किया जाएगा, जो द्वितीयक उत्पाद बिक्री बाजार हैं उन्हीं के रूप में एक क्या किया जाएगा, नवीनीकरण बाजार शामिल होगा इसमें। और क्या किया जाएगा, इसको चैनलाइज करने के लिए उसको 12 जोन में क्या किया जाएगा, सेंटर बनाए जाएंगे, कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि अगर अभी मैंने बताया था, कुछ दिन पहले ही बताया था, ये इसी फरवरी की ही न्यूज़ है कि भारत का पहला जो क्या कहते हैं उसको, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट, तो ये इंदौर में, कहाँ पर, इंदौर में स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बायोमास से हाइड्रोजन MP में ही, लेकिन MP के खंडेला में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अभी फरवरी की ही दोनों न्यूज़ है, तो एक साथ तीनों लिख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि ई कचरा इको पार्क दिल्ली में पहला जो है भारत का, एंड क्या मैंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट,
बायोमास से सीएनजी प्लांट कहाँ, इंदौर में, यानी एमपी के इंदौर में। एंड थर्ड क्या मैंने बताया कि बायोमास से जो हाइड्रोजन है, यानी भारत का जो पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है वो एमपी के कहाँ पर, खंडवा जिले में, खंडेला नहीं सॉरी, खंडवा जिले में स्थापित होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? हर साल इसको क्या करते हैं, 1 मार्च को मनाया जाता है। और इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि भेदभाव दिवस की मतलब शून्य भेदभाव, कि जो भेदभाव है बिल्कुल भी ना रहे, इस तरीके का कुछ इसका उद्देश्य होगा। तो यस, बिल्कुल सभी लोगों को क्या करना है, जो उन कानून है और नीति है उसमें क्या किया जाए, बिना किसी भेदभाव के क्या किया जाए, समानता लाया जाए, उन्हें सुरक्षा का अधिकार दिया जाए। यही इसका क्या है, उद्देश्य, इस दिवस को मनाने का क्या है, उद्देश्य, ताकि वो क्या करें, बिना किसी बाधा के अपने गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो शून्य भेदभाव दिवस है, इसकी थीम की अगर बात की जाए कि इसकी थीम क्या है, तो देख लेते हैं क्या है थीम। थीम इसकी नुकसान, लिख लीजिए, थोड़ा लंबा है बट कोई नहीं, बहुत इजी है। नुकसान पहुंचाने, जो नुकसान पहुंचाने वाले कानून है, नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, ऊपर लिख दे रहे हैं, नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। कहने का मतलब है कि जो ऐसा कोई कानून है जो नुकसान किसी को पहुंचा रहा है उसको हटा दिया जाए और ऐसे कानून बनाए जाए जो उसको क्या करे, सशक्त बनाए। तो इसका थीम यही है कि नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये जो शून्य भेदभाव दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये भी जरूरी है जानना। तो 1 मार्च 2014, 1 मार्च 2014 को ये मनाया गया था। और जो UNAIDS है ये इसके दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपना शून्य भेदभाव अभियान शुरू करने के बाद क्या हुआ था, बीजिंग में UNAID मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है एड्स के कार्यकारी निदेशक द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्या लाइन मैंने बोला कि ये पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था और जो यूनाइटेड नेशन एड्स के दिसंबर 2013 में जब विश्व एड्स दिवस मनाया गया तो उसी पर अपना शून्य भेदभाव अभियान शुरू करने के बाद ही बीजिंग में ये यूनाइटेड नेशन एड्स के कार्यकारी निदेशक द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशन एड्स के द्वारा के कार्यकारी निदेशक द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो HIV एड्स पर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है यानी कि जो UN एड्स यानी कि एड्स पर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है आपका जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ेगा आपका, स्विट्जरलैंड। क्लियर। इसके कार्यकारी निदेशक कौन है, तो वो हैं विनी ये वह है विनी, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, विनी यहाँ लिख दे रहे हैं बयानीमा। ये क्लियर हो गया होगा। और इसकी स्थापना जो यूनाइटेड नेशन एड्स की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 26 जुलाई 1994। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए #0 डिस्क्रिमिनेशन। और हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले भूल गई बता दे रहे हैं, जो अभी मैंने क्या कहा, प्रतिवर्ष शून्य दिवस, तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इससे संबंधित है, माइंड में तो तुरंत आ जाना चाहिए। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 हमारा क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत कर देना है, अस्पृश्यता का अंत कर देना है। अब मैंने एक लेक्चर में बताया भी था कि जो आर्टिकल हमारा 14 से 18 है वो किसकी बात करता है, आर्टिकल 14 to 18 ये किसकी बात करता है, ये समानता की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है कि जो लोग हैं वो जितने भी नागरिक हैं वो कैसे हैं, समान हैं, उनमें किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
तो जबकि मैंने बताया भी था आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण बताया था। 15 बताया था धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ये बताया था। 16 लोक नियोजन में समता बताया था। और 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 है आपका उपाधियों का अंत। 18 नहीं लेकिन 14, 15, 16, 17 ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये किसकी बात करता है, हमारा समानता की बात करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब समानता मैंने वर्ड यूज़ कर ही लिया है तो अभी हाल ही की जो न्यूज़ है कि ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ स्थापित की गई है और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किससे संबंधित है, तो ये संत रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। इन्हीं की प्रतिमा जो है हैदराबाद में स्थापित की गई है, जो कि दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई क्या है, प्रतिमा है। और तो जब दूसरी है तो फर्स्ट कौन सी है, थाईलैंड में स्थापित है फर्स्ट, लेकिन बैठी हुई ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ। और ये जो है जो इसकी ये 216 फीट ऊंची है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक के द्वारा MSME रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? किस बैंक के द्वारा MSME रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो देख लेते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसने NPCI के सहयोग से, NPCI ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के सहयोग से क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। अब इससे क्या होगा, अब देखिए ये यहाँ लिखा हुआ MSME, इसका मतलब यही हुआ कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उनके जो वित्त की यानी कि जो मनी होगी उसके डिजिटल डिलीवरी प्रदान करना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे क्या होगा कि जो क्या कहते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड, ये मतलब इस क्रेडिट कार्ड की, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये केवल किसके लिए, व्यापारियों के लिए है। किसके लिए है, केवल व्यापारियों के लिए है। और इससे क्या होगा, व्यापारियों को कुछ और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। जैसे कौन सी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे इनका क्या होगा 50 डेज यानी कि 50 दिन का जो 50 दिन का ब्याज फ्री लोन होगा इनका। यानी जो छोटे व्यापारी हैं उनको समय समय पर जो अपना व्यापार चलाने के लिए छोटी अवधि के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए अब वो क्या कर सकते हैं, आराम से जाकर के 50 दिन के लिए लोन ले सकते हैं, वो भी बिना ब्याज के, यानी ब्याज फ्री। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ये है कि इनका जो होगा कि ये जो यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड है इसके साथ वो क्या कर रहा है, 10 लाख तक का, 10 लाख, तो 10 लाख तक का ये क्या कर रहा है, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये भी ये प्रदान कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इसके फायदे इसके तहत। तो इससे क्या होगा कि इसके तहत क्या होगा, ये जो क्रेडिट कार्ड होगा ये MSME की तरफ से जो व्यापारी खर्च के लिए नगद की मांग जो होती है वो उसको कम कर देगा और लेन देन जो होगा वो बहुत ही आसान बना देगा। तो इससे आपकी, और MSME पता ही है कि अर्थव्यवस्था की इसको रीढ़ माना जाता है, तो इसलिए ये कार्ड क्या करेगा, इसमें MSME को डिजिटल भुगतान करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले क्या अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में था कि क्या कहते हैं उसको, UPI सिस्टम लागू करने वाला, भारतीय UPI सिस्टम लागू करने वाला कौन सा देश पहला बना है, तो वो है नेपाल। अगर भीम पूछ ले कि भीम UPI स्टार्ट करने वाला कौन सा बना है, तो भूटान। तो भीम, भूटान और ये भारतीय UPI सिस्टम लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है, नेपाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन कह रहे हैं हम? क्वेश्चन कह रहा है कि जन औषधि दिवस, ये जो जन औषधि सप्ताह है और दिन है, जन औषधि दिवस सप्ताह, ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है, जिसको जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस जो है 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 7 मार्च तक ये चलेगा। 7 मार्च को क्या होगा, इसका चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इस बार जो मनाया जाएगा ये चौथे नंबर का, मतलब 7 मार्च को चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। और इसकी जो चौथे जन औषधि दिवस होगी, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है जन औषधि
एक मिनट देखें, यहाँ लिखा होगा, एक मिनट, लिखा भी होगा तो क्लियर नहीं हो रहा, लिख दे रहे हैं। जो इसकी थीम है ये है आपका जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी, ये इसकी थीम रखी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और 2025 तक क्या है, 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या को बढ़ा करके जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या रखा गया है, 10,500, कि ये क्या करेंगे, 10,500 2025 तक इसकी संख्या कर दी जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जन औषधि सप्ताह, और मतलब ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो जेनेरिक दवाएं होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उनकी यूज़ और ये जो जन औषधि परियोजना है उसका क्या लाभ है उसके बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना, उसके बारे में उन्हें जागरूक करना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है ये आपका कब स्टार्ट किया गया था, तो नवंबर 2008 में ये स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा किया गया था, जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि सभी को क्या किया जाए, सस्ती कीमत पर, सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण क्या करे, जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सके, ये इसका उद्देश्य था। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना जो है इसको नवंबर 2008 में स्टार्ट किया गया था, ताकि सभी को क्या किया जाए, जेनेरिक दवाएं गुणवत्तापूर्ण जो तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सके। और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। और ये कब से कब तक मनाई जा रही, 1 से 7 मार्च तक ये मतलब सप्ताह मनाया जाएगा, सप्ताह दिवस मनाया जाएगा, जिसकी थीम क्या है, जन औषधि जन उपयोगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का फरवरी 2022 में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। किस राज्य के पहले आदिवासी, मतलब ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, कौन, जिसका क्या नाम था, हेमानंद बिस्वाल। इनका अभी फरवरी में ही डेथ हो गई है। ये कहाँ के सीएम थे, ओडिशा। ये कहाँ के थे, ओडिशा। इनकी जब डेथ हुई तो ये कितनी ईयर, 82 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कहाँ के थे, ओडिशा के ही झारसुगुड़ा जिला, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं, झारसुगुड़ा जिला है। तो वहाँ के जिले के ये थे, और वही मतलब ये वहीं के थे। और ये क्या है कि 1989 से 1990 और 1999 से 2000 तक 2 बार ये सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओडिशा के कुछ और फैक्ट के बारे में बात करें तो देख लेते हैं, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, ओडिशा में है। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, वहीं पर है, ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ओडिशा में। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये हीराकुंड बांध कहाँ पर है, बना हुआ है, तो ओडिशा में ही बना हुआ। किस नदी पर बना हुआ, महानदी पर बना हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एनिशियन टाइम में, प्राचीन काल में कलिंग, ओडिशा जो कलिंग, ये उत्कल भी इसको कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा मैप पर चलते हैं, आपको ओडिशा का वैसे पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता, जो भी नए स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अपनी, तो उनके लिए दिखाना जरूरी हो जाता है। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, और हमें चलना है कहाँ पर, ओडिशा। तो ये आपको दिख रहा होगा ओडिशा, ये है आपका ओडिशा। तो ये ओडिशा जो है ये भारतीय प्रायद्वीप के, ये प्रायद्वीप एरिया है। प्रायद्वीप एरिया ये कहलाता है नीचे वाला एरिया, ठीक है, जो क्या होता है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारतीय प्रायद्वीप का जो उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसमें ये स्थित है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित है। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। और इसके ईस्ट में क्या है, ओडिशा के ईस्ट में आपको दिख रहा होगा, एक मिनट स्मॉल कर लें फिर आपको क्लियर रहेगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा, एक मिनट, यहाँ पर ईस्ट में इसके क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ, बे ऑफ बंगाल।
ओडिशा के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इसके उत्तर पूर्व में ही देखिए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 1 मिनट गाइस, ये देखिए ये उड़ीसा है और इसी के जस्ट ऊपर क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इसी के उत्तर पूर्व में ही, यहाँ पर पूर्व में है बे ऑफ बंगाल, उत्तर पूर्व में है पश्चिम बंगाल, उत्तर में देखें तो ये क्या है, झारखंड सटा हुआ है, और पश्चिम में देखें तो ये छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, और अगर दक्षिण में देखें तो क्या है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सटा हुआ है। क्लियर हो गया होगा। ये जो आपका क्या है, ओडिशा है, ओडिशा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ओडिशा की बात करें तो इसकी जो नदी है, नदियाँ, तो एक तो महानदी ऑलरेडी मैंने बता दिया, जहाँ पर हीराकुंड बांध है, महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, तेल नदी, इंद्रावती नदी, ये सारी नदियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं कहाँ की हैं, ओडिशा की हैं, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, तेल, इंद्रावती। क्लियर हो गया होगा। और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है नंदकानन, यहाँ सफ़ेद बाघ, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, मगरमच्छ यहाँ, और यहाँ पर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ओलिव रिडले समुद्री कछुए समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कुछ केंद्रीय परियोजनाओं की, तो राउरकेला में इस्पात कारखाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, तो ये सब आपको ध्यान रखना। और ओडिशा में क्या है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने उसमें लेक्चर में जहाँ पर मंदिर के बारे में, मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में बताया, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल बताया। सूर्य मंदिर कोणार्क के बारे में गंगवंश के राजा के द्वारा बनवाया गया था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, नंदकानन, चिल्का झील, उदयगिरी, खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, हीराकुंड बांध, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये सारे ओडिशा में, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है, बस 1 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये हैं जिनकी अभी क्या हुई है, डेथ हुई है, जिसके बारे में ओडिशा में मैंने डिटेल पढ़ा। क्या नाम है इनका, हेमानंद विश्वाल जी, इन्हीं की अभी डेथ हुई है, ये ओडिशा से संबंधित है। किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जीत लिया है, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जीत लिया है, तो किसने जीता है, ये जो प्रो कबड्डी लीग है, प्रो कबड्डी लीग का ये 8वां सीजन है, इसमें किसने जीता है, तो दबंग दिल्ली ने इसको जीत लिया है। और ये दबंग दिल्ली ने जीता है, किसको हरा करके जीता है, ये भी जानना है। तो ये किसको हरा करके जीता है, पटना पायरेट्स, पटना, ये लास्ट में सा रहेगा, पटना पायरेट्स को हरा करके ये दबंग दिल्ली इसको जीत लिया है। और ये जो प्रो कबड्डी लीग है, ये सबसे लोकप्रिय कबड्डी लीग में से देखा जाए तो ये सबसे लोकप्रिय है, जिसकी शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। 2014 में इसकी प्रो कबड्डी लीग की स्टार्ट हुआ था, और जिसमें से 7 हो चुके हैं, ये 8वां सीजन था इस बार, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि 7वें सीजन में, जो कि अक्टूबर 2019 में हुआ था, उसमें देखा जाए तो बंगाल वॉरियर ने जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, प्रो कबड्डी लीग शेड्यूल, टाइम टेबल, ये सारे लिखे हुए हैं। चलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? किसके द्वारा ये विकसित की गई, किस देश में ये विकसित की गई? तो ये सारे हम लोग एक एक करके फैक्ट जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की जो पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, उसका नाम है कोवीफेंज। क्या नाम है? कोवीफेंज। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कोवीफेंज है जो, इसको कहाँ मान्यता दी गई, किसके द्वारा मान्यता दी गई? तो देख लेते हैं किसके द्वारा। कनाडा सरकार के द्वारा इसको क्या की गई, अभी हाल ही में इसको मान्यता दी गई है। इस वैक्सीन को तैयार किसने किया है? तो इस वैक्सीन को बायोफार्मा कंपनी है, पूरा अगर बताएं तो क्विबेक सिटी है एक, तो वहाँ पर स्थित एक क्या नाम है उसका, मित्सुबिशी, मैं लिख दे रही हूँ, मित्सुबिशी केमिकल
और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व में, मॉरिस के स्वामित्व वाली एक कंपनी है बायोफार्मा कंपनी, बायोफार्मा कंपनी मेडिकागो और ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सिर्फ कनाडा की फर्म के द्वारा विकसित पहला कोरोना वायरस टीका ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा टीका है जिससे प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीक का यूज़ करके विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये जो टीका है ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीक का यूज़ करके किया गया है, इसको विकसित किया गया है। ये देखिए, ये है, ये वैक्सीन है जिसको क्या किया गया है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीक का यूज़ करके इसको विकसित किया गया है। और एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि ये जो अनुमति दी गई है किस पर दी गई है, 18 to 64, 18 से 64 वर्ष की आयु के लोगों के लिए इसके यूज़ को मंजूरी दे दी गई है। क्लियर। और 18 से कम और 64 से अधिक उम्र वाले लोगों में अभी इसके लिए अभी अध्ययन चल रहा है। अभी तो फिलहाल 18 to 64 के बीच के लिए ये अनुमति दी गई है कि आप इसके लिए मतलब प्रभावी हो सकता है। और ये जो है ये आपका जो मतलब ये कोरोना की जो वैक्सीन अभी तक देखा गया है, तो कोरोना की जो वैक्सीन है mRNA वायरल वेक्टर निष्क्रिय कोरोना वायरस का यूज़ करके ही बनाया गया है। लेकिन ये जो कोविफेंज वैक्सीन है ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीक का यूज़ करके ये बनाई गई है। इसमें क्या होती है, ये जो वैक्सीन है ये प्लांट वेस्ट वायरस जैसे कणों को VLP यानी कि जो प्लांट वेस्ट वायरस जैसे कण होंगे उनका उपयोग करके इसको विकसित की गई है। मतलब अगर इजी वर्ड में समझें तो कहा जाए तो जो वैक्सीन है वो पौधों पर आधारित प्रोटीन का यूज़ करके ऐसे कण को उत्पन्न करती है जो क्या करते हैं, वायरल रोग जनक से ये मिलते जुलते रहते हैं, जिसके आधार पर शरीर प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है आपकी कोविफेंज, ये किसके द्वारा, मेडिकोवा कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है। मेडिकोवा, सिंपल में कहें तो ये आप देख लीजिए, मेडिकोवा कंपनी द्वारा निर्मित की गई। अभी कल ही के लेक्चर में ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसका क्या नाम था, कोर्बेवैक्सटियम लेक्चर देखा होगा, क्लियर होगा। वो किसके द्वारा, तो बायोलॉजिकल ई कंपनी हैदराबाद के द्वारा उसको विकसित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कनाडा। ये है आपका कनाडा, पूरा मैप दिखा दे तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, तो हमको बात करनी है, हमें सब नहीं पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है। अभी हमको फिलहाल क्या पढ़ना है, कनाडा, क्योंकि इसी के द्वारा ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन तकनीकी का यूज़ करके ये वैक्सीन, ये टीका निर्मित किया गया है, जो कि 18 to 64 के लिए अनुमति दी गई है। तो ये जो कनाडा है, कनाडा के बारे में भी कई बार मैंने डिस्कस किया। कनाडा की जो झीलें हैं, नॉर्थ टू साउथ क्रम में मैं बताऊंगी, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन कर लीजिए, कई बार बता चुके हैं। पहला है ग्रेट बियर झील, सेकंड है ला मार्टरी झील, थर्ड है ग्रेट स्लेव झील, फोर्थ है अथावास्का झील, एंड फिफ्थ है रेंडियर झील, सिक्स्थ है विनिपेग लेक, एंड 7 है वुड्स लेक। फिर से बता रहे हैं हम, ग्रेट बियर, ला मार्टरी, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग, वुड्स लेक। ये आपके कनाडा की नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और ये जो कनाडा है, या ये जो कैनेडियन शील्ड है, ये आपका प्लिस्टोसीन काल में निर्मित हुआ था, प्लिस्टोसीन काल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो कनाडा है, ये कनाडा आप देख रहे हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देख रहे हैं, कनाडा और यूएसए, इसकी जो सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है, वो बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी सीमा बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी, ये इसकी सीमा बनाती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। और अगर बात करें, एक मिनट, और भी अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो देख लेते हैं।
कि ओंटेरियो झील कहाँ, ओंटेरियो झील पर जो नियाग्रा जलप्रपात है, सर्वप्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात, वो किस झील पर है? ओंटेरियो झील पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ा झील है। सुपीरियर झील कहाँ मिलेगा? सुपीरियर झील आपका ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, अमेरिका की झील है सुपीरियर झील, जो कि सबसे ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में जो नहर है वो कौन सी नहर है? सू नहर है, जिसको सेंट मेरी नहर भी कहते हैं। सू नहर और सेंट मेरी नहर जो है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य ये नहर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी और दिन एक्स्ट्रा बताएंगे, अभी फिलहाल चलते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिनट गाइस, ऊपर नीचे हो जाता है ना तो टाइम लग जाता थोड़ा सा, एक मिनट बस। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के पद से 27 फरवरी 2022 को किसे हटा दिया गया? कल मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस किया था, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के पद से किसे 27 फरवरी को 2022 को हटा दिया गया? तो व्लादिमीर पुतिन। जो रशिया का यूक्रेन पर हमला हुआ, लगातार इसी का विरोध हो रहा है, तो इसी की जो अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन है उसने क्या किया, जो पुतिन इसके मानद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे, तो उनको पद से हटा दिया गया है। ये आपको कल मैंने बताया था, आज इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया है। और बहुत सारे मतलब हर जगह से इसको क्या किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। जैसे जो सबसे बड़ा क्लब टूर्नामेंट चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी भी रशिया से छीन ली गई है। साथ ही क्या किया गया, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का है उसका क्वालिफाइंग राउंड और 1 रशियन ग्रांड पी वर्ल्ड कप, इसके इवेंट 44 शतरंज ओलंपियाड, अब ये सारी चीज़ क्या है रशिया में नहीं होंगी, सारी इससे छीन ली गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हर जगह से क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और ये क्या किया गया है, जो मतलब जो ये है आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी, इसकी जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हिंदी में कहें, तो इस बोर्ड ने क्या किया है, सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से ये कह दिया है कि जो रशिया और बेलारूस में जो आयोजित होने वाले टूर्नामेंट है उसको भी क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, और उसको कहीं और भी और स्थान पर आयोजित किया जाए। और ये सब मतलब है पूरा, ये आपको मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लें। ये देखिए व्लादिमीर पुतिन जी, ये जूडो कराटे में बहुत फेमस है, बहुत ही। चलिए देखते हैं। सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में स्वर्ण पदक किस भारतीय भारोत्तोलक द्वारा जीता गया है? तो किसके द्वारा जीता गया? मीराबाई चानू जी के द्वारा जीता गया है। मीराबाई चानू कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मणिपुर की हैं, इन्होंने इसको जीता है। और ये कहाँ, कितने में? 55 किलोग्राम वर्ग में, 55 किलोग्राम वर्ग में ये स्वर्ण पदक जीती हैं। और ये क्या हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में 49 kg और 55 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भी इन्होंने अपना स्थान हासिल कर लिया है। तो अभी तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि मीराबाई चानू ने क्या किया है कि 55 kg वर्ग में स्वर्ण पदक ये सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में इन्होंने जीता है, जो कि मणिपुर की है, 55 किलोग्राम वर्ग में जीता है। तो ये दोनों तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। और देखा जाए दूसरा स्थान, सेकंड रैंक पर कौन है? तो सेकंड रैंक पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जेसिका है, ऑस्ट्रेलिया की जेसिका, ऑस्ट्रेलिया की जेसिका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वो अभी कल मैंने बताया था 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक इनको मिला था, सिल्वर मेडल इनको मिला था। और इन्होंने क्या किया था, 200 किलोग्राम का भार उठाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है 2000 सिडनी ओलंपिक में महिलाओं के 69 किलोग्राम भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला जो 2000 में सिडनी ओलंपिक में महिला के 69 kg वर्ग में इस भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें और आगे चलते हैं, हाँ ये देख लेते हैं कि ये जो ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है, एक मिनट यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, अगर इसके बारे में बात करें तो ये कब स्थापित हुआ था? 1935, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा है मीराबाई चानू सिक्योर्स गोल्ड मेडल इन सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल। चलते हैं आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
हिस्ट्री के कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था। कल मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दी थी, 5 जगह का मैंने बता दिया था, लेकिन आज फिर मैं ये क्वेश्चन को रख रही हूँ कि 1857 का जो विद्रोह लखनऊ में हुआ था वो किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो लखनऊ में जो विद्रोह का आरंभ हुआ था वो 30 मई 1857 में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो था, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल ने किया था। इनका जो बेटा था वो अल्पवयस्क था, जिसका क्या नाम था, बिरजिस कादिर, उसी को नवाब घोषित किया गया था, और ये क्या की थी, नेतृत्व की थी। क्या नाम है इनका, बेगम हजरत महल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1858 में जो कैंपबल था उसने क्या किया, यहाँ का विद्रोह समाप्त करके लखनऊ पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। लेकिन वो क्या करती हैं, बेगम हजरत महल आत्मसमर्पण नहीं करती हैं, बल्कि क्या करती हैं, आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देती हैं, और वो कहाँ चली जाती है, नेपाल चली जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, और कौन नेतृत्व किया था, और इनके पुत्र का क्या नाम है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा। देख लेते हैं किस कारण से असफल रहा। ऑप्शन है आपके लिए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, सेकंड किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, थर्ड इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, एंड लास्ट क्या है, जमींदारों की सहभागिता। तो जो 1857 का विद्रोह था वो असफल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या था, एक सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी, कमी थी। अधिकतर हमारे यहाँ जो भी मतलब असफल हुए हैं विद्रोह, वो अधिकतर यही था, संगठन की कमी होना, अधिकतर तो यही था। तो जो 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसमें क्या था, एक कोई सामान्य योजना नहीं थी, और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण ये असफल हो जाता है। जो विद्रोहियों के नेता थे उसमें संगठन की भावना देखने को ही नहीं आई थी। जो 82 मतलब ये जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह ये कमज़ोर थे। लेकिन क्या हुआ, जब कई सरदारों ने आह्वान किया, तो आह्वान मतलब जो कई सरदारों ने इनको मतलब अपना लीडर बना दिया, लेकिन ये कमज़ोर थे, और विद्रोहियों ने क्या किया, वीरता तो दिखाई, लेकिन सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए थे कि हमको विनाश करना है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत नहीं इन लोगों ने किया, बस एक क्या था, जुनून था, जोश था करने के लिए उस चीज़ को, और कोई सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। कोई मतलब सुनियोजित प्रोग्राम इन्होंने डिसाइड नहीं किया था। अनुशासन की कमी थी, ये सारे बहुत सारे इनके थे, जिसके कारण ये क्या हुआ, क्या असफल रहा ये चीज़। तो देखा जाए तो कहा जाए कि एक उनके पास ना सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज, अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। तो इसका आंसर क्या होगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1958 को। 1 नवंबर 1958, सॉरी 1858, 19 हमेशा आता है तो वही याद है, 1858, 1 नवंबर 1858। 1857 की जब क्रांति का दमन हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ये क्या करती हैं, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर देती हैं। इसके बाद से क्या, जब ये घोषणा कर देती हैं उसके बाद से क्या होता है कि जो कंपनी का शासन रहता है वो समाप्त कर दिया जाता है, और भारत को सीधे क्या, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और उस टाइम जो तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, उन्हें ही क्या किया जाता, भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि कौन भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया। तो ऑप्शन हम बताएंगे, आपको बताना है कि कौन कौन से प्रांत थे जहां से ब्रिटिश सरकार ने चयन किया था। तो फर्स्ट है यूपी और बिहार के ब्राह्मण, सेकंड पूर्व में बंगाली एंड उड़िया, थर्ड था गोरखा, सिंह और पंजाबी उत्तर प्रांत से, एंड लास्ट है मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठा। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो सिपाहियों का किन प्रांत से चयन किया था, तो आपका क्या हो जाएगा, गोरखा, सिख और पंजाबी यूपी, पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, एक षड्यंत्र कहा था 1857 के। तो ऑप्शन है जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, सेकंड है सर जॉन, थर्ड है जॉन लॉरेंस, एंड फोर्थ है
T.R. होम्स। तो जो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी वो थी जेम्स आउट्रम, जेम्स आउट्रम। एंड क्या नाम था उनका? डब्ल्यू टेलर, डब्ल्यू टेलर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो षड्यंत्र की संज्ञा दिया था 1857 के विद्रोह को, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है कि ये कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? तो कौन संबंधित था देख लेते हैं। ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, सेकंड है पील आयोग, थर्ड है हंटर आयोग एंड फोर्थ है साइमन कमीशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पील आयोग। ये है पील आयोग। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो गठन किया गया पील आयोग का, जिसने क्या किया, जो सेना के रेजिमेंट थे उनको जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित करता है। ये पील आयोग क्या करता है कि जो सेना थे उनके रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। तो ये सारी चीजें इसमें थी, आपको ध्यान रखना है। बंगाल में जो यूरोपीय सैनिक का भारतीय सैनिकों से अनुपात रखा गया था वो 1:2 था, और मद्रास बॉम्बे में देखा जाए तो वो 1:3 था। एक अनुपाते 3 रखा गया था, और यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2, जबकि मद्रास और बंबई में ये अनुपात क्या रखा गया था, 1:3। तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन क्या किया गया था कि जो भारतीय सैनिक की संख्या थी वो भी घटा दी गई थी। तो ये सारे इसमें हुआ था पील आयोग के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज के एडिटोरियल से है, थोड़ा टफ है लेकिन कोशिश करिएगा, हो सकता है आप लोग बना ले जाए, नहीं होगा तो कल मैं इसको आंसर दूंगी। कह रहा है समाचार में रहने वाला एक शब्द है, पद है, जिसका नाम है आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण, जिसको क्या कहेंगे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये किससे संबंधित है? तो थोड़ा टफ, वैसे हम कोशिश करेंगे कल से शॉर्ट क्वेश्चन लेने की। ये थोड़ा टफ हो गया है, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कितना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, बट कोशिश करिएगा मे बी आपको आता हो कि ये जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन इसीलिए मैंने दे दिया है आपको, अगर थोड़ा सा नहीं पता गूगल करिएगा और भी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। संसाधन संपन्न लेकिन पिछड़े क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य। सेकंड है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना। थर्ड ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश के अनुवांशिक संसाधनों का दोहन। एंड लास्ट ऑप्शन है विकासात्मक परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों पर विचार का अभाव। तो इन चारों में से देखना है कि कौन सा सही है। जो सही होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और बाकी हम इस पर कल डिस्कस करते हैं। चलते हैं फटाफट 1 मिनट में कल का रिविजन करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द स्विफ्ट क्या है? ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। इस पर बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 43। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, भाषा संगम ऐप के थ्रू था। कायर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सी है? ये देखिए कोर्बेवैक्स टीएम ये है, और अभी आज कोविफेंज बताया। तो ये दोनों एक साथ लिखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। मनरेगा हेतु लोकपाल ऐप फरवरी 2020 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? 58 सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड देता है उसे कहाँ स्थापित किया गया? तो बी ने एमपी में स्थापित किया गया। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? ऑपरेशन गंगा। क्या हुआ है? अभी आज न्यूज़ में आ रही थी, न्यूज़ में है कि यूक्रेन में एक जो भारतीय नागरिक है उसकी डेथ हो गई उसी रशिया के अटैक के कारण। तो अभी वो है न्यूज़ में, कल देखते हैं क्या बन रहा है, फिर बताते हैं कि क्या आ रहा है न्यूज़ में, क्या ऑपरेशन गंगा सफल हुआ। तो सफल कहाँ से होगा जब एक की डेथ की खबर आ रही है। तो ये ऑपरेशन गंगा उसी से है कि क्या कहते हैं यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये देखिए माधवीपुरी बुज सेबी के अध्यक्ष ये हैं, मैंने यहाँ दे दिया है। ये देखिए रूस यूक्रेन वार्ता रही, मतलब इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जो वार्ता रही कुछ रिजल्ट नहीं निकला, मैंने यहाँ दे दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। बातचीत शुरू होने से पहले ही रशिया ने कहा वो अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाए। दूसरी तरफ बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो ये सारी न्यूज़ में है, कुछ अभी निकल नहीं रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार
की संभावना है, बट देखिए क्या होता है, जैसा भी होगा न्यूज़ में तो आपको पता ही चलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये मैप मैंने दे दिया है, अटैच कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, डेली देख लिया करिए, थोड़ा थोड़ा देख लिया करिए, नहीं पूरा समझ में आता एक एक पार्ट उठाइए। कि जैसे ये अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका उठा लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में देख लीजिए कि कहाँ पर आपका ये कनाडा है, कहाँ अलास्का है, कहाँ यूएसए है, अरेबियन सी कहाँ है। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन देखते रहा करिए तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आया हो, समझ आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।